नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मापन एवं मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न भाग 2 के बारे में बात करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने भाग 1 के बारे में बात किया था, जिसमें मैंने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बात की थी। आज कुछ अतिरिक्त बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में बात करूंगा। मैं प्रश्न के साथ साथ ऑप्शन भी पढ़ूंगा। आप उसके साथ साथ अपना भी अनुमान लगा सकते हैं कि आपको इसमें से कितने सवाल ज्ञात हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, मापन प्रक्रिया है। ऑप्शन ए आंकिक, ऑप्शन बी आनुपातिक, ऑप्शन सी गत्यात्मक, ऑप्शन डी पूर्वकालिक। इसका सही उत्तर होगा आंकिक। नेक्स्ट, मूल्यांकन का आधार स्तंभ है। ऑप्शन ए शिक्षण उद्देश्य, ऑप्शन बी अधिगम अनुभव, ऑप्शन सी व्यवहार परिवर्तन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार परिवर्तन, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है तथा इसका शैक्षिक उद्देश्यों से एक घनिष्ठ संबंध रहता है। यह परिभाषा दी, ऑप्शन दिया है इसका कोठारी आयोग 1966, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। इसका सही उत्तर होगा कोठारी आयोग 1966। नेक्स्ट है, स्कूलों में भर्ती तथा प्रोन्नति का निर्णय डैश खाली स्थान छोड़ा गया है के आधार पर लिया जाता है। इसका ऑप्शन दिया है मूल्यांकन के परिणामों पर, अधिगम अनुभवों पर, वैयक्तिक अनुभवों पर और बौद्धिक स्तर पर। इसका सही उत्तर होगा मूल्यांकन के परिणामों पर। नेक्स्ट है, एक अच्छी मूल्यांकन योजना निम्नांकित को ध्यान में रखती है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए बालक के विकास के केवल एक पक्ष को, बालक के विकास के कुछ पक्षों को, सी ऑप्शन बालक के विकास के अनेक पक्षों को, ऑप्शन डी बालक के विकास के समस्त पक्षों को। तो मूल्यांकन एक ब्रॉड टर्म होता है, ये विकास के समस्त डायमेंशंस को या सभी पक्षों को ध्यान में रखता है। तो इसका सही उत्तर होगा बालक के विकास के समस्त पक्षों को। नेक्स्ट है, शैक्षिक मूल्यांकन का किससे संबंध है? शिक्षण उद्देश्यों से, पाठ्यपुस्तकों से, शिक्षण विधि से, शिक्षक से। तो इसका सही उत्तर होगा शैक्षिक मूल्यांकन का संबंध शिक्षण उद्देश्यों से होता है। नेक्स्ट है, छात्रों को ग्रेड प्रदान करना किस स्तर का मापन है? ऑप्शन ए नामित, ऑप्शन बी क्रमित, ऑप्शन सी अंतरित, ऑप्शन डी आनुपातिक। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। इसका सही उत्तर होगा क्रमित, अर्थात छात्रों को ग्रेड प्रदान करना क्रमित स्तर का मापन है। नेक्स्ट है, अंतराल मापनी में क्या जरूरी नहीं है? निरपेक्ष शून्य, छोटे बड़े का संप्रत्यय, समान अंतराल, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा निरपेक्ष शून्य। ये आपको मालूम है कि ये रेशियो में होता है। नेक्स्ट है, अंतरित पैमाने की मुख्य विशेषता है ऋणात्मक प्राप्तांक, ऑप्शन बी परम शून्य, ऑप्शन सी मात्रा, ऑप्शन डी अंतराल मापनी। तो इसकी मुख्य विशेषता है समान अंतराल। नेक्स्ट है, कौन सा क्रम ठीक है? क्रमित, पहला ऑप्शन दिया है क्रमित अंतरित नामित, दूसरा ऑप्शन दिया है क्रमित नामित अंतरित, तीसरा दिया है नामित क्रमित अंतरित और चौथा दिया है नामित अंतरित क्रमित। तो आपको मालूम है कि सबसे पहला क्या होता है नॉमिनल, अर्थात
नामित, और दूसरा क्या होता है ऑर्डिनल, तीसरा होता है इंटरवल, और चौथा होता है रेशियो। तो इसमें सिर्फ 3 दिए हैं, तो उसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो सही उत्तर होगा नामित, क्रमित और अंतरित। नेक्स्ट, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था मॉरिसन ने, क्रथवाल ने, ब्लूम ने, मेगर ने। इसका सही उत्तर होगा ब्लूम। ब्लूम क्यों? ब्लूम का जो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि ब्लूम ने दिया था कॉग्निटिव का नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। तो ये उन्होंने वर्गीकरण किया था। ये भी पूछा जा सकता है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण कितने में किया था, तो ये हो जाएगा 6। नेक्स्ट, शैक्षिक उद्देश्यों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा जाता है? शैक्षिक उद्देश्यों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा जाता है? इसका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 5। इसका सही उत्तर होगा 3। कौन कौन सा? कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो आप इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। नेक्स्ट है, मानक के किसी परीक्षण पर प्रतिनिधिक प्रतिदर्श के प्राप्तांकों का डैश जगह दिया हुआ है होता है। ऑप्शन ए माध्य, ऑप्शन बी मानक विचलन, ऑप्शन सी बहुलक और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा माध्य। कहीं कहीं ऑप्शन में आपको मिल सकता है माध्य एवं माध्यिका, तो भी दोनों सही होगा। मानक के किसी परीक्षण पर प्रतिनिधिक प्रतिदर्श के प्राप्तांकों का माध्य होता है। या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर हम मानक निर्धारित कर रहे हैं तो माध्य या माध्यिका के आधार पर ही हम मानक निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है, किसी परीक्षण पर आए प्राप्तांक सही सही अर्थ निकालने के लिए निम्नांकित में से किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑप्शन दिया है, ए मानक, ऑप्शन बी उत्तम विश्वसनीयता, ऑप्शन सी उत्तम वैधता, ऑप्शन डी उत्तम एकांश वैधता। इसका सही उत्तर होगा मानक यानी नॉर्म। नेक्स्ट है, अगर आप बिहार राज्य के 16 वर्ष की बालिकाओं की ऊंचाई के लिए एक मानक तैयार कर रहे हैं तो आपके लिए निम्नांकित में से किस तरह का मानक ज्ञात करना उत्तम होगा? ऑप्शन दिया है इसमें, ऑप्शन ए आयु मानक, एज नॉर्म, ऑप्शन बी ग्रेड नॉर्म या ग्रेड मानक, ऑप्शन सी सतत मानक या परसेंटाइल नॉर्म, और ऑप्शन डी स्टैंडर्ड स्कोर नॉर्म अर्थात प्रमाणिक प्राप्तांक मानक। तो इसमें इस प्रश्न के अनुसार इसका सही उत्तर होगा आयु मानक या एज नॉर्म। नेक्स्ट है, मनोवृत्ति मापनी के निर्माण के लिए लिकर्ट ने एक विशेष मापनी तैयार की जिसे कहा जाता है। ऑप्शन ए समदृष्टि अंतराल विधि, ऑप्शन बी अनुक्रमिक विधि, ऑप्शन सी संकलित रेटिंग्स विधि, ऑप्शन डी स्केलोग्राम विश्लेषण विधि। समदृष्टि अंतराल विधि जो दिया गया है इसको थर्स्टन या चेब ने 1929 में विकसित की थी। अनुक्रमिक का भी थर्स्टन होगा, संकलित का है लिकर्ट, रेनिसिस लिकर्ट, उन्होंने 1932 में इसका किया था, और स्केलोग्राम विश्लेषण विधि को गटमैन ने 1944 में किया था। तो इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा संकलित रेटिंग्स विधि। और इस पर
चारों तरह के प्रश्न आ सकते हैं। और एक चीज़ और इसमें देख लीजिए कि समदृष्टि अंतराल मापनी में थर्स्टन ने 11 पॉइंट बताए थे। संकलित रेटिंग स्केल में 5 रेटिंग स्केल बताई गई थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि लिकर्ट ने कितने बताए हैं, 5। थर्स्टन ने कितने बताए हैं, 11। नेक्स्ट है, लिकर्ट विधि में उच्चतम धनात्मक मूल्य निम्नांकित में से किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए है पूर्णतः सहमत, ऑप्शन बी सहमत, ऑप्शन सी पूर्णतः असहमत, ऑप्शन डी असहमत। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्णतः सहमत। पूर्णतः सहमत, सहमत, अनिश्चित, पूर्णतः असहमत और पूर्णतः असहमत। तो उच्चतम धनात्मक मूल्य पूर्णतः सहमत का होगा। नेक्स्ट है, लिकर्ट विधि में एकांशों के अंतिम चयन के लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसे कहा जाता है, पहला है एकांश विश्लेषण, दूसरा है स्केलोग्राम विश्लेषण, तीसरा है गुच्छ विश्लेषण और चौथा है अंतर्वस्तु विश्लेषण। तो इसका सही उत्तर होगा एकांश विश्लेषण। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किसे कसौटी संबंधित वैधता में नहीं रखा जाता है? इसका ऑप्शन दिया है रचनात्मक वैधता, दूसरा है समवर्ती वैधता, तीसरा है भविष्यवाची वैधता और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसमें आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि इसमें वैधता के प्रकार 3 बताए गए हैं। पहला क्या है, अंतर विषय वैधता, दूसरा है कसौटी संबंधित वैधता और तीसरा है रचनात्मक वैधता। तो यहाँ पूछा जा रहा है कसौटी संबंधित वैधता। तो इसका मतलब हो गया कि जो 3 प्रकार वैधता के हैं उसमें रचनात्मक, कसौटी और अंतर विषय। तो यहाँ पूछा जा रहा है कसौटी संबंधित वैधता में नहीं रखा जा सकता है और समवर्ती वैधता और भविष्यवाची वैधता कसौटी संबंधी वैधता में आते हैं। इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा रचनात्मक वैधता। नेक्स्ट है, गुणांक अल्फा क्या है? ऑप्शन दिया है ए विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि, ऑप्शन बी वैधता ज्ञात करने की विधि, ऑप्शन सी एकांश विश्लेषण की विधि, ऑप्शन डी मानक ज्ञात करने की विधि। इसका सही उत्तर होगा विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि। कई विधियां हैं विश्वसनीयता ज्ञात करने की, उसमें से गुणांक अल्फा भी एक है। KR21 भी है, टेस्ट भी है। नेक्स्ट है, वैयक्तिक परीक्षण का स्वरूप अधिकतर होता है। इसमें ऑप्शन दिया है शाब्दिक परीक्षण, अशाब्दिक परीक्षण, क्रियात्मक परीक्षण और चौथा दिया है क्रियात्मक एवं मौखिक परीक्षण दोनों ही। तो वैयक्तिक परीक्षण शाब्दिक, अशाब्दिक और क्रियात्मक को हम लोग ग्रुप में भी कर सकते हैं, बट ये क्रियात्मक और मौखिक परीक्षण वैयक्तिक परीक्षण होता है। नेक्स्ट है, CGPA का पूरा नाम है, फुल फॉर्म क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है कुमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, दूसरा ऑप्शन दिया है कम्प्रिहेंसिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, तीसरा दिया है कॉन्टिन्यूअस ग्रेड पॉइंट एवरेज और चौथा दिया है कैलकुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। सही उत्तर होगा इसका कुमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से प्रक्षेपी तकनीक नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है टैट थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, दूसरा दिया है रोसार्ट परीक्षण, तीसरा दिया है आर्मी बीटा परीक्षण, चौथा दिया है शब्द साहचर्य परीक्षण। तो इसके अनुसार सही उत्तर होगा आर्मी बीटा परीक्षण। टैट प्रक्षेपी तकनीकी है, रोसार्क भी प्रक्षेपी तकनीकी है। टैट में 31 कार्ड का यूज़ किया जाता है जिसमें 30 चित्र बने होते हैं और एक ब्लैंक होता है और उसमें व्यक्तियों के आधार पे 20 कार्ड लिए जाते हैं।
रोसार्क परीक्षण में भी कार्ड का यूज़ किया जाता है, जिसमें 10 कार्ड होते हैं, इसमें 31 कार्ड होते हैं, इसमें 10 कार्ड होते हैं और इसमें शब्दों की पूर्ति की जाती है। तो ये प्रक्षेपी तकनीक हो गए और आपका आर्मी बीटा परीक्षण प्रक्षेपी नहीं होगा। नेक्स्ट होगा प्रश्न आपका, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र है। पहला ऑप्शन दिया है मानसिक आयु ऑब्लिक तैथिक आयु, दूसरा तैथिक आयु ऑब्लिक मानसिक आयु, तीसरा मानसिक आयु अपॉन तैथिक आयु इंटू 100 और चौथा दिया है तैथिक आयु अपॉन मानसिक आयु इंटू 100। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो इसके अनुसार सही उत्तर होगा मानसिक आयु अपॉन तैथिक आयु इंटू 100। और बुद्धि लब्धि का जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया था उस दिया था स्टर्न ने सबसे पहले बुद्धि लब्धि का कॉन्सेप्ट दिया था। और मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 इसका फार्मूला होता है। अगर आप भूल जाएं तो अपने दिमाग में रखिएगा कि मेंटल एज यानी कि दिमाग ऊपर होता है तो मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज नीचे, आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है किसी समूह की सामाजिक संरचना को समझने के लिए समुचित उपकरण है। पहला ऑप्शन परीक्षण, दूसरा समाजमिति, तीसरा निर्धारण मापनी, चौथा प्रक्षेपी तकनीक। सामाजिक संरचना को ज्ञात करने का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी समाजमिति। इसमें हम प्रश्नों के द्वारा या ऑब्जर्वेशन के द्वारा सामाजिक संरचना का अध्ययन करते हैं। इसमें हम सोशियोमेट्रिक या सोशियोग्राम के द्वारा सामाजिक संरचना में आइसोलेट्स, स्टार्स, क्लिक, इस तरीके से हम क्लीवेज सारी चीज़ें हम पता कर लेते हैं, म्यूचुअल पेयर, म्यूचुअल रिजेक्टी, और उसके द्वारा हम सामाजिक संरचना का पूरा ढंग से अध्ययन कर लेते हैं। नेक्स्ट है यदि किसी परीक्षण की लंबाई को कई तुल्य एकांशों को जोड़कर वृद्धि कर दिया जाता है तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी, वैधता बढ़ जाएगी, यथार्थ प्रसरण बढ़ जाती है, त्रुटि प्रसरण बढ़ जाती है। इसका सही उत्तर होगा विश्वसनीयता बढ़ जाती है। अगर किसी परीक्षण की लंबाई में कई एकांशों को जोड़ दिया है, इस तरीके से समझिए कि परीक्षण की लंबाई को बढ़ा दिया जाता है तो उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है प्रमाणिक प्राप्तांक मानक है। पहला जेड स्कोर, दूसरा टी स्कोर, तीसरा सी स्कोर, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्रमाणिक प्राप्तांक मानक जेड स्कोर भी है, टी स्कोर भी है, सी स्कोर भी है, स्टेनाइन स्कोर भी है, हेल स्कोर भी है, तो हम उसमें सभी को रखते हैं। नेक्स्ट है जिस परीक्षण में एकांशों का उत्तर देने के लिए एक उदार समय सीमा होती है उसे कहा जाता है। या प्रश्न को और अच्छे से अगर समझना हो तो जिस परीक्षण में एकांशों का उत्तर देने के लिए एक उदार समय सीमा होती है जिससे कि परीक्षा देने वाला अधिक से अधिक सवालों को अटेम्प्ट कर सके उसे कहा जाता है। ऑप्शन है क्षमता परीक्षण, गति परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, पावर टेस्ट और स्पीड टेस्ट। यहाँ पर हम समय सीमा की उदारता की बात कर रहे हैं तो उसके अनुसार हमारा सही उत्तर हो जाएगा पावर टेस्ट। और पावर टेस्ट में क्या होता है, हम समय सीमा की बाउंडेशन नहीं रखते हैं, लेकिन उसमें हम समस्या या जो प्रश्न होते हैं उनकी डिफ़िकल्टी लेवल को बढ़ाते हुए चले जाते हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर होगा क्षमता परीक्षण या पावर टेस्ट। नेक्स्ट है रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस को आप किस तरह के परीक्षण में शामिल करेंगे। पहला ऑप्शन दिया है शाब्दिक परीक्षण, दूसरा दिया है अशाब्दिक परीक्षण, तीसरा दिया है आभासाई परीक्षण, चौथा दिया है क्रियात्मक परीक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा अशाब्दिक परीक्षण या
नॉन वर्बल टेस्ट, और इसको हम कल्चर फ्री टेस्ट भी कहते हैं। तो इसके ऊपर ये पूछा जा सकता है कि कौन सा परीक्षण है, अशाब्दिक परीक्षण है। ये भी पूछा जा सकता है कि किसी एक कल्चर फ्री टेस्ट या संस्कृत मुक्त परीक्षण का उदाहरण दीजिए, तो आप उसमें रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस को दे सकते हैं, या आप उन परीक्षण उसको उसमें रख सकते हैं जिसमें सब भाषा का शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। जिसमें हम शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, नेचुरल सी बात है कि वो कल्चर फ्री टेस्ट हो जाएगा। तो इस प्रश्न के अनुसार सही उत्तर हो जाएगा अशाब्दिक परीक्षण। साथ ही साथ रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस पावर टेस्ट की श्रेणी में भी आता है, क्योंकि इसमें डिफ़िकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ाई जाती है। तो एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आप आराम से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसी भी परीक्षण का विभेदक सूचकांक ऐसे तो जितना ऊंचा होता है उत्तम होता है, परंतु सामान्यतः उसे पर्याप्त स्तर का तब समझा जाता है जब यह होता है ऑप्शन ए 0.30, ऑप्शन बी 0.60, ऑप्शन सी 2.0, ऑप्शन डी 0.80। इसका सही उत्तर होगा 0.30। ये जब आप अचीवमेंट टेस्ट बनाएंगे तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन लेवल और डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स और डिफ़िकल्टी लेवल के द्वारा हम आइटम्स किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अगर किसी एकांश की कठिनता स्तर 90% या 90 है तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑप्शन ए दिया है एकांश काफ़ी आसान है, ऑप्शन बी एकांश काफ़ी कठिन है, ऑप्शन सी एकांश की कठिनता स्तर बीचों बीच की है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा एकांश काफ़ी आसान है। तो आप इसको समझ लीजिए कि जितना ही डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा इसमें दिया होगा, इसका मतलब है कि वो उतना ही आसान है। यानी कि जितने 90 का मतलब है कि 90% लोग उस सवाल को हल कर ले रहे हैं, इसलिए सवाल ज़्यादा आसान माना जाएगा। ठीक है, और इसका मैक्सिमम 100 होता है, यानी कि एक डिफ़िकल्टी लेवल अधिकतम हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है। नेक्स्ट, क्रियात्मक परीक्षण माला या भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट में कितने सहायक परीक्षण या सब टेस्ट होते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 10। इसका सही उत्तर होगा 5। भाटिया बैटरी टेस्ट में 5 सब टेस्ट होते हैं। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, निम्नांकित में से व्यक्तित्व आविष्कारिका है, पर्सनालिटी इन्वेंटरी कौन सी है इसमें? पहला दिया है ऑप्शन ए MMPI, दूसरा दिया है बेल समायोजन आविष्कारिका, तीसरा दिया है कैटल 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, और चौथा दिया है उपरोक्त सभी। तो पहला MMPI मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी, और दूसरा बेल समायोजन, तीसरा, ये तीनों पर्सनालिटी इन्वेंटरी में आएंगी, इसलिए इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। तो आज के लिए या इस महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों में इतने सवाल। इससे संबंधित आपको और भी सवाल इनके चैप्टर से आप दे सकते हैं, या अगर इसको आपने देखा है तो आप काफ़ी सवाल हल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।